Question number 41. A solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. तो हमारे पास ये है स्फेरिकल बॉल जो कि रोल कर रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है एक्सिस, है ना। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ द बॉल टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखो, मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो v है किसी इंस्टेंट पर। तो अगर ये बॉडी इस पर रोल कर रही है तो इसका मतलब हम ये जानते हैं ना कि यहाँ वाली जो वेलोसिटी होती है वो v होती है, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल, और इसके पीछे वाली जो वेलोसिटी होती है वो r ओमेगा होती है। हम ये जानते हैं नीचे वाले पॉइंट की। तो अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही होती है तो उसी केस में v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, पहली चीज। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी के ई रोटेशनल, वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब सॉलिड स्फेरिकल बॉल है तो इसका मतलब आई की वैल्यू जो होनी चाहिए 2/5 एम आर स्क्वायर होना चाहिए, जिसमें आर इसका रेडियस है और मास एम इसका मास है। ठीक है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई टोटल। तो ये मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी। क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो मैं v को आर स्क्वायर आर ओमेगा लिख देता हूँ, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, 2/5 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 7/5 इंटू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जो रेशियो मुझसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाई उसका टोटल का, जो मेरे पास आएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7/5 इंटू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया सब, हाफ भी कैंसिल हो गया, 1/5 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2/7 आ रहा है, तो आंसर बी होना चाहिए। Now this is question number 42. Question is, choose the correct option given below. Moment of inertia of solid sphere of radius are about any tangent. देखो, सॉलिड स्फीयर के बारे में अगर अपन देखें तो ये सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर की जो कोई भी एक्सिस अगर आप यहाँ डालोगे तो ये 2/5 एम आर स्क्वायर होगा इसका। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका, वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। इस टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर होगा। वाई? बिकॉज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन तो मुझे पहले का 2 है ना, ये वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, अगर इसी के ही केस में अगर मैं हॉलो लेता
तो मेरा जो हॉलो के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² होता, और इसके अबाउट क्या होता 2/3 mr² प्लस mr², जो कि होगा 5/3 mr²। तो इसका आंसर 1 होगा। ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ए और सी में से कुछ एक सही है। थर्ड आ जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ये रिंग बनाओगे तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, हमें पता है वो mr² होता है ना। अबाउट दिस एक्सिस। और अगर हम ये दो एक्सिस बनाते हैं, एक तो डायमीटर से जाती हुई और एक और जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि, और ये दोनों एक्सिस जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि दिस आई और दिस आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है ना, तो इसको मैंने आई लिखा है इसलिए। तो 2i इज इक्वल टू आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया है, तो 2i इज इक्वल टू mr², i इज इक्वल टू mr²/2। अबाउट इट्स डायमीटर mr²/2 होगा, यानी कि सी का फोर्थ ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। डी का 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, वो आप निकाल लोगे है ना सेम तरीके से। डिस्क के केस में देखो मैं बताता हूँ, डिस्क के केस में बता ही देता हूँ। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये mr²/2 होता है, तो ये सेम चीज करोगे तो तो आई यहाँ पर आपके पास आएगा mr²/4 इन केस ऑफ डिस्क, जो कि ये होना चाहिए। तो 42nd क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। A route 34-meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet, ये wall frictionless है ना, μ0। Its feet rest on the floor 3 meter away from the wall, यहाँ पर। If EF and FW are the reaction forces of the floor on the wall, अच्छा ये ऊपर की तरफ होगा EF, यहाँ होगा FW, रेशियो ऑफ FW एंड F। अच्छा पहले मैं क्या करूंगा, पहले डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये लेडर है, फोर्सेस शो करेंगे। एक फोर्स तो इधर लग रही है विच इज हमें गिवन है, एक फोर्स इधर लग रही है, मैं भी शो करूंगा सभी फोर्सेस को। एक फोर्स नीचे लग रही है, ये फोर्स है FW, ये फोर्स है EF, जो कि जमीन से रिएक्शन फोर्स ने लगाई, वॉल से रिएक्शन फोर्स ने रिएक्शन फोर्स लगाया है। ये इसका वेट है जो कि हमें 10G दिया हुआ है। फ्रिक्शन इसमें है नहीं, यहाँ पर एक फ्रिक्शन इधर लगेगा बैकवर्ड साइड में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होगी रॉड की टू स्लिप टुवर्ड्स दिस साइड, लेफ्ट साइड है ना, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा। मैं उसको फ्रिक्शन फोर्स को F बोल देता हूँ। तो हमें FW/EF निकालना है। तो अगर हम देखो इस पे वॉल पे ना इक्विलिब्रियम देखें, तो हमारे पास सबसे पहले तो FW हॉरिजॉन्टल में FW इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, पहली इक्वेशन। दूसरा वर्टिकल में EF शुड बी इक्वल टू
10 जी होना चाहिए दूसरा। अब हम ई एफ और एफ डब्ल्यू का रेशियो निकाल नहीं सकते। अरे ये एफ एफ है ये। ओके रुको एक मिनट, ये एफ एफ कर देते हैं ना, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे। तो अब देखो हमें ये तो पता है, ये एफ एफ बाई एफ डब्ल्यू अभी निकाला तो हमारे पास एक अननोन फ्रिक्शन फोर्स आएगी, तो इसलिए हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगर मैंने इसको ए लिया तो मैं ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा सबका। ये मुझे √34 मीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस मुझे इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 मीटर दिया हुआ है। तो एक्चुअली मेरे पास थीटा है, देखते हैं अभी, है ना। तो टॉर्क अबाउट ए इज 0, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एफ डब्ल्यू इंटू दिस वर्टिकल डिस्टेंस विच शुड बी √34 साइन थीटा। ये वर्टिकल डिस्टेंस है। √34 साइन थीटा माइनस 10 जी इंटू दिस डिस्टेंस जो कि √34/2 होगा। √34/2 इंटू, नहीं इसको √34/2 क्यों करूं मैं, इसको तो 3/2 लिख दूंगा ना, बिकॉज दिस इज 3, तो ये डिस्टेंस 3/2 होगा। दिस हैज टू बी 3/2, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज साइन थीटा इज दिस डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, ये होगा 34 - 9 का रूट ओवर, ये डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो। विच इज √25। 5 हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत इजी हो गया। तो साइन थीटा इज 5/√34 इज इक्वल टू 10 जी इंटू 3/2। ये कैंसिल कर दो। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 60 न्यूटन हो गया। और एफ एफ मुझे ऑलरेडी पता था 100 है, 10 जी। नहीं नहीं, मैं 2 से डिवाइड नहीं किया ना इसको, 5 × 2 = 10, 2 कैंसिल, ये 30 न्यूटन हुआ है। एफ एफ 100 है, हाँ। तो अब एफ डब्ल्यू बाई एफ एफ, थर्टी बाई 100 आ रहा है यार, ये तो हमारा हमारा तो कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? कहीं इसने फ्रिक्शन फोर्स को भी रिएक्शन फोर्स लिया होगा। देखो अगर फ्रिक्शन फोर्स को भी इसने रिएक्शन फोर्स लिया होगा ना इस पे, तो एट ए जो रिएक्शन फोर्स होगी, मतलब एफ एट ए जिसको उसने बोला है फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ, मुझे लगता है दूसरे तरीके से करना चाह रहा है। इसको एन ले रहा है
तो ये n हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये n आया है, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन 100 आया है। तो एफ ए जो बोल रहा है ये वो होगा रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको बोल रहा है क्या ये? अच्छा, करके देखते हैं इससे आता है कि नहीं। तो रूट ओवर एफ की वैल्यू हमारी एफ डब्ल्यू है विच इज 30 न्यूटन, 30 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा रूट ओवर 10900, यानी कि 10√109। तो अब देखते हैं एफ डब्ल्यू बाई एफ एफ की जो वैल्यू आएगी 30/10√109, 3/√109। हाँ, ये एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स को भी इंक्लूड कर रहा है रिएक्शन फोर्स में, बिकॉज एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स होती भी तो रिएक्शन फोर्स ही है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो मुझे नहीं पता था ये इस तरह का चेंज कर सकते हैं, 2022 में ऐसा काम किया था। पर नॉर्मली क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स को अलग बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होती है वो यही होती है, रिएक्शन फोर्स। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई ऑप्शन उस तरीके से था नहीं। प्रॉब्लम तब होती जब 30/100 यानी कि 3/10 भी एक ऑप्शन होता, तब प्रॉब्लम हो जाती। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। A uniform disc with mass m 4 kg and radius 10 centimeter is mounted on a fixed horizontal axle। ये इसका मास दिया हुआ है 4 kg और इसका रेडियस 0.1 मीटर है। ब्लॉक विद मास ऑफ 2 kg, इसका मास 2 kg है। हैंग्स ऑन ए massless cord wrapped around the ring of this। During the fall of the block the cord does not slip and there is no friction on the axle, tension in the cord is। अच्छा, इस पर टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। तो हम पहले तो इसके ऊपर एक इक्वेशन लगा सकते हैं, दिस इज 2g। इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ अगर हमने माना है तो हम इस पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। पहली इक्वेशन ये हो गई m की। और इस डिस्क के ऊपर हम टॉर्क लगाएंगे, बिकॉज ये डिस्क है ना। इस डिस्क का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको, देखो ऐसे करके बनाते हैं, तो इस पर जो टेंशन लग रही होगी वो यहाँ लग रही होगी इधर की तरफ। इसका रेडियस ऑब्वियसली देखो ये है, इतना है, ये वाला, ये इसका रेडियस है। तो आप जानते हो कि इसके ऊपर ना एक टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको एंगुलर एक्सेलेरेशन देगा। यहाँ पर आप जानते हो कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए है, लेकिन नीचे वाले मास का भी एक्सेलेरेशन ए ही है। पर इसका अल्फा की वजह से एक एक्सेलेरेशन और होगा जो कि आर अल्फा। तो ए की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि स्लिप ना हो। तो हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पे जो बना लेंगे वो ये होगा, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। डिस्क है ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू अल्फा। तो टी इज इक्वल टू एम बाई 2 इंटू आर अल्फा। पर हमें पता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो टी इज इक्वल टू एम ए बाई 2 हो गया। एम 4 kg दिया हुआ है, तो 4a/2 यानी कि 2a हो गया टी। तो इसको फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2g माइनस 2a इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2g इज इक्वल टू 4a। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया g/2। अब एक्सेलरेशन आ गया तो इसको इसमें यहाँ पे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2g
-2 into g/2 is equal to tension, which is g. तो टेंशन इन द कॉर्ड 10 न्यूटन है। ये मेरा आंसर होना चाहिए। सॉल्व हो गया। A spherical shell of mass 1 kg and radius r is rolling with angular speed omega on a horizontal plane. The magnitude of angular momentum of the shell about horizon is this. अच्छा, देखो ये रोल कर रही है तो इसकी एक तो वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है। अभी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है इस पॉइंट पे, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होना चाहिए। पहली इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो होगा तो वो होगा इसका, एक तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन वेलोसिटी से हो जाएगा m इंटू वी इंटू आर, एक इसके रोटेशन की वजह से इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट आई ओमेगा, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम तो है ही, एक ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट अबाउट ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसकी वेलोसिटी तो दी ही नहीं है, अच्छा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको आर स्क्वायर आर ओमेगा इंटू आर कर दो, प्लस स्फेरिकल शेल है तो ये 2/3 एम आर स्क्वायर होगी इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम की वैल्यू 1 kg है तो 2/3 आर स्क्वायर ओमेगा 5/3 आर स्क्वायर ओमेगा। इन्होंने इसको बोला हुआ है कि दिस इज इक्वल टू a/3 आर स्क्वायर ओमेगा, तो a की वैल्यू डायरेक्टली 5 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये सॉल्व हो गया है।